बेटी को इतना उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो अपनी सुध ही खो बैठी थी। वीडियो देख रहा था, वहाँ एक वृद्ध महिला रो रही है आपके आपके पास। एक व्यक्ति जिसके 93 इयर्स की एज थी, वो भावुक होकर के कहते हैं कि जाने की उम्र तो हमारी थी, लेकिन सारे परिवार के लोग चले गए, हम बच गए। शिमला में शिव मंदिर के पास एक महिला मंडी की ही रहने वाली थी, सेवानिवृत्त है, वो यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। उसका पोता जो है वो कहा कि 12 साल का, भावुक होकर के ये कहने लगती हैं कि उसने किसका बुरा किया था, आखिर आपका ही भक्त, यानी कि भगवान का ही भक्त था और भगवान ने ही उन पर इतनी बेरहमी की। ऐसी बातें जब होती तो स्वाभाविक रूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका पीड़ा का वो दर्द और सर क्या है। इस वक्त क्या ज़रूरत है उन लोगों को जो ट्रेजिडी में है, और किस प्रकार उनकी हेल्प की जा सकती है, क्या नीड है? आप कुछ ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे सर सभी को, कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, विपक्ष जो आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी, कि इस वक्त सब एकजुट होकर काम करें और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के तू मैं वाली राजनीति अभी नहीं करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त ना पक्ष का है ना विपक्ष का है। नमस्कार दर्शकों, बीते दिनों हिमाचल बहुत बड़ी आपदा का शिकार हुआ है, और ऐसा कहते हैं कि पूरी सदी में इस प्रकार की आपदा नहीं आई थी। सभी नेता, चाहे वो पक्ष से हों चाहे विपक्ष से हों, वो इस वक्त डटे हुए हैं। ग्राउंड में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे 5-10 मिनट का, कि एक जर्नलिस्टिक तरीके से, कि एक जैसे हम जाते हैं फील्ड में, हम क्या क्या देखते हैं, तो जैसे सर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमते हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं कि ये कई ऐसी जगह, रिमोट जगह जा सकते हैं जहाँ अभी तक मीडिया टीम्स नहीं पहुँच पाई हैं। इन्होंने क्या क्या देखा और क्या हालात हैं ग्राउंड के, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत ही बुरा समय चल रहा है इस वक्त। हमें लगता था कि कोरोना का समय बहुत बुरा है, फिर जो पिछले महीने 9-10 तारीख को ट्रेजिडी हुई, पार्वती नदी और ब्यास उफनती हुई आई, हमें लगा वो बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, लेकिन जो 12, 13, 14 की जो ट्रेजिडी हुई, इसने तो अब हिला के रख दी है पूरी नींव हिमाचल की। आप बहुत सी जगह गए, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ एक वृद्ध महिला रो रही है आपके पास। कई जगह पे आसपास लोग रो रहे हैं, आंखों से आंसू, और चाहे युवा हों चाहे कोई हो। कैसा फील होता है सर इस ऐसे माहौल में? और आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा एक नेता होने के नाते भी। देखिए, ये अब की बार की जो त्रासदी है, ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। एक तरह की आदमी की निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो स्वाभाविक रूप से दुख होता है, लेकिन जब जिंदगी किसी की चले जाती है, परिवार के किसी प्रियजन की जिंदगी चले जाती है, तो वो बहुत पीड़ादायक होता है। और पीड़ादायक उससे ज़्यादा ये होता है कि जब वो स्थिति ऐसी हो जाए कि लाश भी उनकी नहीं मिल रही है, वो तलाश करने के लिए घर से रोज़ाना रात तक इंतज़ार करते हैं बैठ करके, और वहाँ जो एनडीआरएफ के लोग या दूसरे जवान लोग जो वहाँ पर उनकी बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा दिन हर रोज़ उठ करके वो उम्मीद के साथ वहाँ पर बैठते हैं, और उसके बावजूद शाम तक जब नहीं मिलती तो और ज़्यादा उनकी उम्मीद पर जो है वो वज्रपात होता है। तो ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल को दहलाने वाली हैं। एक व्यक्ति जिसके 93 इयर्स की एज थी, वो भावुक होकर के कहते हैं कि जाने की उम्र तो हमारी थी, लेकिन सारे परिवार के लोग चले गए, हम बच गए। एक व्यक्ति ने यह कहा कि सारी ज़िंदगी इस मकान के लिए लगा दी और एक पल में वो चला गया, सारी ज़िंदगी की कमाई जो है अपनी आंखों के सामने चले गई, तबाह हो गए। एक फौजी ने कहा कि ज़िंदगी भर
सेना की नौकरी की, और सेना में नौकरी करते हुए अधिकांश समय हमने जो है वो टेंट में गुजारा, और लोन लेकर के उसके बाद से निवृत्त होकर के सेवानिवृत्ति के बाद में घर आया, मकान बनाया, आज मैं फिर से टेंट में हूँ, घर चला गया। तो ज़िंदगी का वो हिस्सा भी टेंट में गुजरा, और ज़िंदगी का जो ये हिस्सा भी जो सेवानिवृत्ति के बाद भी टेंट में गुजर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें जब आती है तो स्वाभाविक रूप से आदमी के मन में बहुत पीड़ा होती है। कल हम वहाँ पर लोगों से मिल रहे थे तो एक बेटी को इतना उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो अपनी सुध ही खो बैठी थी, हॉस्पिटल ले गए उसको। तो ऐसी पीड़ा जब होती है, ऐसा दुख होता तो स्वाभाविक रूप से बहुत दिल को पीड़ा होती है और दिल को बहुत चोट पहुंचती है। बड़ी उम्मीद से लोग आपसे मिलते होंगे और उनको दिखता होगा कि एक उम्मीद की किरण है, आगे एक बड़ा नेता आ रहा है, और वो जब इस प्रकार की व्यथा आपको बताते हैं और आप भी कहीं ना कहीं अंदर ये सोचते होंगे कि ट्रेजिडी बहुत बड़ी है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कितना करें, तो आप खुद भी इमोशनल हो जाते होंगे कई बार सर फील्ड में। स्वाभाविक रूप से वो बड़े भावुक पल होते हैं जब कोई आदमी अपने दर्द को साझा करता है। और अब एक शिमला में शिव मंदिर के पास एक महिला मंडी की ही रहने वाली थी, सेवानिवृत्त है, वो यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। उसका पोता जो है वो कहा कि 12 साल का था वो, और छोटी उम्र में मंदिर जाने की आदत और देवताओं के प्रति श्रद्धा, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा इस कदर थी कि भाई वो जहाँ भी जाता था मंदिर में जा कर के खूब पूजा करके आता था। तो उस दिन भी वो उस तरह से गए लेकिन वापस नहीं आए। मैं ढूंढ रही हूँ, मैं तलाश कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, मेरा पोता नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जब वो स्वाभाविक रूप से, और फिर वो भावुक होकर के ये कहने लगती हैं कि उसने किसका बुरा किया था, आखिर आपका ही भक्त, यानी कि भगवान का ही भक्त था और भगवान ने ही उन पर इतनी बेरहमी की। ऐसी बातें जब होती तो स्वाभाविक रूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका पीड़ा का वो दर्द और स्तर क्या है, किस तरह की परिस्थिति है। आज आप ये हमारा नेशनल हाईवे 21 ये बड़ा लाइफलाइन है, ऊपर की सप्लाई रुक चुकी है, ऊपर की जो फसलें जो नीचे आनी चाहिए, फ्रूट्स हैं वो रुक चुके हैं। इसको खोलने के लिए दिन रात प्रशासन जुटा हुआ है। आज आप गए सर, इस रोड पे ओपन हुआ है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रायल बेसिस पे ये ओपन हुआ है। आज आप भी जेसीबी में बैठ के, मैंने सुना कई जगह पे आपने वो स्पॉट क्लियर किए। क्या हालात हैं यहाँ के, या लगता है आपको कि अभी ये सेफ़ है? देखिए, अभी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अभी भी इस रास्ते पे अभी चलने की ज़्यादा कोशिश ना करें, ज़रूरी हो तभी, क्योंकि ज़रूरी हो तभी जाना चाहिए। क्योंकि ऊपर से जो लूज बड़े बड़े बोल्डर जो छूटे पड़े हैं वो टिके हुए हैं। फिलहाल कब छूट जाए पहाड़ से और कितनी वो क्षति कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। मकान के साइज़ के पत्थर हैं, यानी कि बड़े बड़े बोल्डर हैं। तो ऐसे में कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इस बात के लिए बहुत आवश्यक है कि बहुत सावधानी, और सावधानी के साथ साथ में अनावश्यक रूप से ना जाएं। और बहुत ही इमरजेंसी है वो सिचुएशन अलग है, लेकिन अल्टरनेटिव जो रूट्स हैं उस पर जाएं। आप सर ऑलमोस्ट पूरा जहाँ ट्रेजिडी हुई है हिमाचल में हर जगह घूम के आए हैं, आपने हर जगह का सर्वेक्षण किया, आपने देखा उन लोगों का दुख दर्द देखा। सबसे ज़्यादा हिट एरिया कौन सा आपको लग रहा है इस वक्त? मंडी का हो, चाहे शिमला का हो, चाहे कांगड़ा का हो, सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है? देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, सभी जगह क्षति हुई है। अब जहाँ भी हम जाते हैं तो लगता है कि यहाँ ज़्यादा हुआ, दूसरी जगह जाते हैं तो जब वहाँ देखते हैं तो वहाँ लगता है कि यहाँ तो और भी ज़्यादा हुआ है। अब जैसे हम कल ही जा कर के सरका घाट में जा कर के देख रहे थे, एक अलग परिस्थिति है कि पूरे के पूरे गाँव ऊपर से आगे ना घर दिखाई दे रही है, ना ज़मीन दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो पशुधन था वो भी चला गया। ऐसे में एक व्यक्ति कल शाम को हमको कहने लगा था कि 2 भैंसें थी, 2 कटियाँ थी, बकरियाँ थी, कुछ नहीं बचा बोलते हैं, हम ही बचे हैं बस, और हम भी नहीं कपड़ों में बचे हैं, जैसी स्थिति। घर चला गया, जो ज़मीन थी अब वो ज़मीन किसी काम के लिए रही नहीं, क्योंकि वो भी बह करके ख़त्म हो गई।
तो इस तरह की परिस्थिति देखते तो सचमुच में बड़ा दुख होता है। और दूसरा, वहाँ देख कर के हमने एक चीज़ हमने और देखी कि पहली बार हमने ऐसे देखा कि जहाँ ढलान में मकान है बह रहे हैं वो तो एक स्थिति है, लेकिन जो समतल जगह है वहाँ पर मकान ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं, ज़मीन ही फट गई, ज़मीन ही धंस गई। तो ये बहुत विचित्र परिस्थिति है, ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। 4-4 मंजिलें, बड़े बड़े अच्छे घर बनाए हैं लोगों ने, पूरी ज़िंदगी की क्या पीढ़ियों की कमाई लगा दी, उसके बाद फिर ऐसी स्थिति में। और फिर जब कल वहाँ पर कैंप में हमको जाने का मौका मिला, वहाँ देखा तो कलखर वाला जो कैंप था और पटड़ी घाट वाला, तो वहाँ देखा हमने 30-30, 40-40 लोग एक कमरे के नीचे में, एक कमरे में सोने के लिए विवश हैं, जिनका अपना अच्छा घर था, अच्छे घर में रहते थे, बच्चे छोटे छोटे गोद में। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग उसमें बीमार थे, कोई शुगर का पेशेंट, कोई बीपी का पेशेंट, ऐसे में बहुत सारे लोग थे। आप सर कुछ ऐसे मिल के कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके कि कोई ऐसा अध्यादेश पास किया जाए विधानसभा से, कि क्योंकि इस ट्रेजेडी में जैसे आप भी कह रहे हैं कि घर तो गए ही गए, ज़मीनें तक चली गई हैं, कि घर बनाने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे लोग। और आज की तारीख में आपको मालूम है कि घर बनाने से ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट जो है वो ज़मीन खरीदने के लिए लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साथ मिलके कुछ ऐसा अध्यादेश पास किया जाए, ऐसा बिल पास किया जाए कि लोगों को ज़मीन कहीं और मिले। देखो, ये विशेष परिस्थिति है, इस विशेष परिस्थिति में तो ये करना ही चाहिए। जो लोग अपना घर और ज़मीन खो गए हैं उनके लिए तो कम से कम रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको फिर से स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापन के लिए ज़मीन का इंतजाम भी करना चाहिए और मकान भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें, आगे की फिर कमाई, आगे परिवार को पालन पोषण का जिम्मा वो सरकार नहीं ले सकती है, लेकिन कम से कम इन दो चीज़ों पर निश्चित रूप से सरकार सोचे और करे। आखिरी सवाल सर मेरा, इतना आप जगह देख के आए और लोगों से मिलकर आए, अभी आपको क्या लगता है कि प्राइम इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए प्रशासन की, सरकार की, और हम सभी एज ए नागरिक, एक हिमाचल वासी होने के नाते इस वक्त क्या ज़रूरत है उन लोगों को जो ट्रेजिडी में है, और किस प्रकार उनकी हेल्प की जा सकती है, क्या नीड है? जिनके घर ज़मीन बर्बाद हो गई उनको रिहेबिलिटेट करने की, उनको ज़मीन, उनको घर ये प्राथमिकता है, ये होना चाहिए। और जहाँ ख़ास तौर से ऐसी स्थिति है कि जहाँ फिर से घटना होने की संभावना है, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, ऐसी जगह से लोगों को इवैक्यूएट करना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना और वहाँ पर उनकी व्यवस्था करना, ठीक तरह से व्यवस्था करना, ये बहुत लाजमी है। इन चीज़ों पर फोकस करना। बाकी जो डैमेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है उसमें अभी वर्षों तक लगेंगे, वो फेज्ड मैनर में होता रहेगा, थोड़ा आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन इमीडिएट मुझे लगता है कि इस पर करना चाहिए। सर हमने भी ये पूरा इंटरव्यू देखिए नॉन पॉलिटिकल रखा है, और हम भी अपने मैसेजेस रिपोर्ट्स में ये बोलते जा रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश को ज़रूरत है कि हम लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक हिमाचल वासी की तरह एक कार्य करें। तो आप कुछ ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे सर सभी को, कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, विपक्ष जो आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी, कि इस वक्त सब एकजुट होकर काम करें और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के तू मैं वाली राजनीति अभी नहीं करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त ना पक्ष का है ना विपक्ष का है, और बाकी बातें होती रहेंगी, लेकिन एक ज़रूर कोशिश करें कि एक नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है, समाज के प्रति बनता है। समाज को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, हमारे आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हमारा, जिसको हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, जो मदद जिस रूप में आप कर सकते हैं उसकी, वो करने के लिए आगे आए। किसी को राहत पहुंचाने में जिस तरह की आप इस वक्त मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में थोड़ी सी भी राहत जो है उनके लिए बहुत मायने रखती है, और परिवार उजड़ गए हैं, और ऐसे में मदद करने के लिए आगे बढ़ें, चाहे वो किसी भी दल के हैं और समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। अपना योगदान उन लोगों को मदद करने के लिए दें जिनको इस वक्त ये संकट की घड़ी में से गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल, सभी लोग अपना योगदान करें, एक नागरिक होने के नाते, एक हिमाचल वासी होने के नाते, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है, त्रासदी बहुत बड़ी है, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आप कह सकते हैं हिमाचल में इस वक्त आन पड़ी है, और इस वक्त सभी को मिलजुल कर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको मिलजुल कर, आम नागरिकों को साथ लेकर सबको काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर आपने हमें समय दिया, आपको आगे भी निकलना है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।